चलिए एक सवाल करते हैं, बहुत ही सिंपल है। मच्छर आ गया, रोज एक मच्छर आता है। सवाल ये है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन डायरेक्शन ऐसा ऐसा, इसको बना लेते। ये लगा दिया आई कैप, ये लिख दिया जे कैप, यहां पे हो गया आई कैप प्लस √3/2 जे कैप, मतलब ऐसे 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री है, ये इंसिडेंट रे हो गया। और रिफ्लेक्टेड रे है आई माइनस √3/2 जे, यानी ये भी 60 डिग्री पर ऐसे, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। अब मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे को शिफ्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्टेड को भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ऐसे इंसिडेंट रे को शिफ्ट कर दिया, यहां पे कर दिया, देखो टक 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 टक, इसी को पीछे शिफ्ट कर दो, इंसिडेंट रे यहां पे आ गया। तो आपको ये वाला जो एक्स एक्सिस है ये मिरर की तरह दिखने लगेगा। यहां पे 60 डिग्री है तो यहां 30 डिग्री बन जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि किसी वेक्टर को पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट कर सकते हैं। तो इंसिडेंट रे को ऐसे शिफ्ट किया कि इंसिडेंट रे जहां पे खत्म हुआ वहां से रिफ्लेक्टेड रे बन गया, ऐसे पीछे खींच दिया, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो फिर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया 30 डिग्री। आंसर, फॉर्मूला याद कर लो। यहां पे ई आई कैप है, ई आई कैप है, ई आई कैप है, यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे, याद रख लेना है फॉर्मूला। और ई आर कैप है यूनिट वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, और एन कैप है यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल। अब आपको किसी भी सवाल में ये ई आर और ई आई आपस में इंटरचेंजेबल हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं। तो अगर इंसिडेंट वेव का रे का गिवन है यूनिट वेक्टर और रिफ्लेक्टेड वेव का यूनिट वेक्टर पूछा है, ये फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछा है, इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर पूछा है और ई आर कैप का यूनिट वेक्टर गिवन है, तो करने का तरीका क्या है, देन जो ई आर कैप है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे इंसिडेंट रे आया, टकराया और रिफ्लेक्टेड रे ये गया, अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे को रिवर्स कर दूं, ये तो माइनस ई आर कैप कर दूं तो माइनस ई आई कैप आ जाएगा। खेल आप समझ गए कि अगर आप यहां पे ई आई कैप की जगह फॉर्मूले में माइनस ई आर कैप लिख दीजिए, तो जो ई आर कैप का आंसर आएगा उसी का नेगेटिव ई आई कैप हो जाएगा। मैं इसको अंग्रेजी में लिख देता हूं कि अगर इफ ई आर कैप इज गिवन एंड ई आई कैप इज आस्क्ड, तो पुट माइनस ई आर कैप एज ई आई कैप, और जो ई आर कैप आएगा, ई माइनस ई आर कैप को ई आई कैप की जगह लिख दो, यानी कि यहां पे ई आई कैप जो लिखा है राइट साइड में, इसमें माइनस ऑफ ई आर कैप लिख दो, तो जो ई आर कैप आएगा उसका नेगेटिव करने से माइनस ई आई कैप हो जाएगा। तो ई आर कैप जो आएगा, यू गेट ई आर कैप, देन ई आई कैप इज माइनस ई आर कैप। एक सवाल करके दिखाता हूं, जरा जरा मैंने ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात कर दी है, कुछ लोगों के अभी बाउंसर हो गई होगी। मैंने आपको क्या बोला कि अगर इंसिडेंट रे दिया है और रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन पूछा है, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए। अभी तक सवाल आया नहीं, एडवांस में आ सकता है, एडवांस में आ सकता है, मेंस में आएगा नहीं, एडवांस में आ सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला है। तो अगर आपको इसमें ई आई कैप दिया है तो राइट साइड में जो भी लिखा है वो सब पता चल गया, तो आप उसमें वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं दिया है तो फिर आप वो बात क्यों पूछते हैं।
देखो दो सवाल करते हैं। पहला, ई आई कैप इज 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, और नॉर्मल का वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप बाय √2 है। तो मैंने पूछा ई आर कैप का वैल्यू बताओ, ऐसा दे दिया। ये ई आई कैप है, ये नॉर्मल है, ये ई आर कैप है। फॉर्मूला था ई आर कैप इज इक्वल टू, अरे अभी भी पूछ रहा है लल्ला, एक आदमी पूछ रहा अभी भी, सर टेस्ट का टाइमिंग क्या? अभी तो गाना सुना दिए। आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है। ई आई कैप -2 ई आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप, ये यहां मल्टीप्लाई है, यहां डॉट प्रोडक्ट है, डॉट। तो मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूं, ई आई कैप -2 ई आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। बस ये लिखना है, आंसर आ जाएगा। ई आई कैप की जगह लिखा 3/5 आई कैप 4/5 जे कैप, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे, -2 इंटू, अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 3/5 √2, आई हट जाएगा, सॉरी आई हट जाएगा, प्लस 4/5 √2 और इंटू एन कैप आई प्लस जे बाय √2। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर ले रहे, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, √2 कट गया, 4 + 3 7 हो गया, 7/5 हो गया, तो 7/5 आई कैप प्लस 7/5 जे कैप, ये माइनस में चल रहा है, इसको माइनस करते हैं। तो 3 - 4/5 कर दिया तो 7/5 कर दिया तो -4/5 आई कैप, और 4 - 7/5 कर दिया तो -3/5 जे कैप। ये आ गया ई आर कैप। अब आप देखिए ये यूनिट वेक्टर ही आ गया, इसमें कोई झंझट की बात नहीं है। रियल एंड वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे से बनता है, इंसिडेंट रे फॉर्म ऑब्जेक्ट, और मतलब रियल ऑब्जेक्ट हो या वर्चुअल हो, इंसिडेंट रेज फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज फॉर्म इमेज। अगर ऑब्जेक्ट किसी मिरर, ये प्लेन मिरर होना जरूरी नहीं है, स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है, लेंस भी हो सकता है, प्रिज्म भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के सामने रखा है जिससे डाइवर्जिंग रेज जा रही हैं, मिरर पे डाइवर्जिंग रेज जा रही हैं, तो इसको रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे ही किसी सिस्टम से रिफ्रैक्ट होने के बाद रिफ्रैक्टेड रेज अगर कन्वर्ज होके सचमुच कहीं मिल रही है तो रियल इमेज। मैं फिर कोशिश करता हूं, तो डाइवर्जिंग रेज अगर चल के किसी सिस्टम पे टकराएंगी तो हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है, इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है। और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस यानी जहां से आ रही है डाइवर्जिंग रेज, वो पॉइंट मिरर या लेंस के सामने है, तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही अगर इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज है और पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मिरर या लेंस के पीछे चला गया, तो इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। बस इतना समझ के आगे चलते हैं। सर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कुछ समझ नहीं आया। देखो आपको याद होगा किसी लेंस पे
अगर पैरेलल बीम इंसिडेंट कर दो तो आगे चल के ये कन्वर्जिंग लेंस कहीं पर मीट करता है, यहां पे मीट कर दिया। अब इसके आगे मैंने एक मिरर लगा दिया, तो फॉर दिस मिरर, अगर मिरर पे पूछोगे तो मिरर पे रेज टकराने के लिए जो आ रही हैं वो डाइवर्जिंग रेज है, ये डाइवर्जिंग है और ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस यहां पे सामने ही है, तो ये मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर है। लेकिन इसी सिचुएशन में अगर लेंस से रेज कन्वर्ज हो गई और जहां पे कन्वर्ज होके जानी थी मिरर उससे पहले ही मैंने रख दिया, मिरर उससे पहले रख दिया, तो इसके एक्चुअल कन्वर्जेंस से पहले ही लाइट रे इंसिडेंट हो गया, तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पीछे चला गया मिरर के। तो आप कहेंगे इस समय मिरर पे डाइवर्जिंग रेज आ रही है, सॉरी कन्वर्जिंग रेज आ रही हैं और पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बिहाइंड द सिस्टम चला गया, बिहाइंड द मिरर। तो जब सामने ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, मिरर के पीछे चला गया, तो उसको हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल देना है। तो रेज अगर कन्वर्जिंग आ रही है और मिरर के पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है, उससे पहले ही मिरर या लेंस या कोई ऑप्टिकल सिस्टम आ गया, तो पॉइंट पीछे चला गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, पॉइंट सामने ही है जहां से रेज स्टार्ट हो रही हैं और डाइवर्जिंग स्ट्राइक कर रही हैं, तो उसको रियल ऑब्जेक्ट। डाइवर्जिंग रेज जाएंगी तो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस सामने होगा, सामने ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द लेंस या मिरर ऑब्जेक्ट गया तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का खेल समझ गए हैं कि अगर मान लीजिए मैंने बोला एक मिरर के सामने यहां ऑब्जेक्ट है, तो तुम बोलोगे रियल ऑब्जेक्ट है। कैसे? क्योंकि यहां से ऑब्जेक्ट से रेस चलाएंगे भाई, तो रेस ऐसे चलेगी तो रेस तो डाइवर्जिंग इंसिडेंट होगी, तो इंसिडेंट रे अगर डाइवर्जिंग है तो रियल ऑब्जेक्ट है। और अगर ऐसा रेज है तो इंसिडेंट तो हो रहा है लेकिन आगे चलने पर उनका गैप कम होता जा रहा है, और एक्सटेंड कर दे तो मिरर के पीछे जाके ये कन्वर्ज होते हुए अपीयर हो रहे, सचमुच जा नहीं पा रहे, सचमुच नहीं होता, तभी तो वर्चुअल बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट से स्टार्ट होंगे या जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगे वो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट से स्टार्ट होंगे, अगर सचमुच स्टार्ट होंगे तो रियल ऑब्जेक्ट, अगर अपीयर टू कन्वर्ज होंगे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज भी ऐसे ही बोलना है, इमेज भी ऐसे ही बोलना है। अगर सचमुच रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट कर जाएं तो जैसे अगर यहां पे रेज देखो तो सचमुच मीट कर जाएंगी, यहां से रे टकराई और रिफ्लेक्ट होके टकराई, रिफ्लेक्ट होके मीट कर गई, तो ये रियल इमेज हो गया। सर ये इमेज कैसे? ये तो मिरर के सामने। अरे भैया, रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट करेंगे वो इमेज है, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर मीट करेंगे वो ऑब्जेक्ट है। अगर सचमुच मीट नहीं करेगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, अगर सचमुच मीट करके आगे बढ़ रहा है तो रियल ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही ये जो इंसिडेंट रे है ये ऑब्जेक्ट बना रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे यहां से देखो रिफ्लेक्ट हुआ तो पीछे आपने एक्सटेंड कर दिया, तो पीछे से आता हुआ अपीयर हो रहा है, तो वर्चुअल इमेज हो गया। रियल ऑब्जेक्ट मिरर के सामने, रियल इमेज मिरर के सामने, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे, वर्चुअल इमेज भी मिरर के पीछे। चलिए अब थोड़ा इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं। टू फॉर्म इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, ड्रॉप perpendicular on the mirror from object at same perpendicular distance on other side. Image is formed. ये इतना झंडू बातें हैं कि बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन ये एक सवाल सॉल्व करके देख लेते हैं। आपको मान लो ये पॉइंट का डिस्टेंस दिया है 6, क्वेश्चन पूछा कि भैया इमेज कहां बनेगा, तो मैंने पहले तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर दिखते ही आप लिख सकते 6 sin 60। जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे इमेज बन जाएगा।
तो यहां पर भी हो जाएगी, ये 6 sin 60 है तो यहां पर भी 60 डिग्री पर, ये जैसे ओरिजिन है ना, ओरिजिन से 60 डिग्री इधर जाएंगे तो इमेज मिलेगा। अब हमने अच्छा नहीं बनाया है, इसलिए इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। तो मिरर के किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, उतने ही डिस्टेंस पीछे मिरर के जैसे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरली सेम डिस्टेंस पीछे होगा, और इस पॉइंट से भी उतने ही डिस्टेंस पीछे होगा और उतना ही एंगल पीछे होगा, यानी 60 डिग्री इधर है। वैसे ये गलत बन दिया फोटो, ऐसे होना चाहिए, 60 डिग्री कुछ ऐसा है, ये 60 है तो यहां से ऐसे ही 60 डिग्री पीछे जाओगे, और यहां 6 है तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ट्रंग, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ये भी 6 है, यहां भी 6 हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर टू मिरर है, यहां भी परपेंडिकुलर टू मिरर हो जाएगा। ऐसे इमेज आपको बना देना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ड्रॉप करते हुए पीछे एक्सटेंड कर दो 60 डिग्री की लाइन पर, जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो ये 6 है, ये 60 डिग्री है, तो यहां 30 डिग्री बनेगा। तो अब मैंने इक्वेशन बनाता हूं मैं, ये पॉइंट से ऑब्जेक्ट 6 मीटर दूर था, इस पॉइंट से इमेज भी 6 मीटर दूर बनेगा, लेकिन मिरर से एक साइड 60 डिग्री था तो इसी मिरर से दूसरे साइड भी 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है तो यहां भी 30 डिग्री हो गया। तो 30 का एक y कंपोनेंट और एक x कंपोनेंट कर देंगे तो ये 6 मीटर का 6 cos 30 हो गया, यहां पे 6 sin 30 हो गया। अब मैं वैल्यू लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज हो गया x, y, और x की जगह लिख दिया -6 sin 30 और y की जगह लिख दिया 6 cos 30। इसका आंसर हो गया, अब sin 30 और cos 30 की वैल्यू -3,3√3, आंसर यहां पे कहीं बनेगा। बार बार फ्रीज हो रहा है, ऐसे बोल रहे बच्चे, हमारी तरफ से मामला ठीक है भैया, वहां से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है लग रहा है। जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का है उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से इमेज का होगा, या फिर आप कह दीजिए कि मिरर के किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस भी उसी पॉइंट से बराबर है, तो ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज भी उतना दूर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल होंगे और टेढ़े वाले डिस्टेंस भी इक्वल होंगे। अगर हमने मिरर ये रखा और ऑब्जेक्ट यहां रख दिया तो इमेज तो जरूर बनेगा, लेकिन इमेज मिरर के उसी पोजीशन पे बनेगा जहां बनना है। तो आप मिरर अगर छोटा है तो एक्सटेंड कर दीजिए, अगर मिरर स्मॉल है, स्मॉल मिरर है तो एक्सटेंड कर दो, और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो परपेंडिकुलर ये मान लीजिए एक्स ड्रॉप किया तो यहां से उतने ही डिस्टेंस पीछे यहां पे इमेज बनेगा। लाइट रे गया, टकरा के रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्टेड रे पीछे एक्सटेंड करने पर यहां से एक्स डिस्टेंस पर ही इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये रहा। ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चंस में भी है, अगर पहले मिरर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखे तो 2 है और दूसरे मिरर का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखे तो 2 है, इसका मतलब है जो पहले नीचे वाला मिरर इमेज बनाएगा वो यहां से 2 मीटर दूर बना देगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहां पे 4 पे बना देगा। और जो ऊपर वाला मिरर है वो भी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है तो ऊपर वाला मिरर भी यहीं पे बना देगा। तो एक इमेज ही बनना है दोनों मिरर के हिसाब से, क्योंकि दोनों मिरर का एक्सटेंशन बिल्कुल सेम है। अगर एक मिरर को एक्सटेंड कर दो तो दूसरे में कन्वर्ज हो जा रहा है, तो ये बीच की जगह अगर मैच कर दे, मीट करा दे, तो ये पूरा एक मिरर है। तो ऑब्जेक्ट ये रहा, एक इमेज बनेगा, वो भी यहां से 2 मीटर दूर यानी कि 4,0 पे इमेज बनेगा। क्वेश्चन पूछा डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ इमेज, एक इमेज बन रही है। कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ इमेजेस, तो आपको एक ही पोजीशन बनी 4,0 पे। विल अ रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू 1,1.25 विल टेक पार्ट इन इमेज फॉर्मेशन।
अगर ऑब्जेक्ट से एक रे 1,1.25, तो 1.25 वाली जो रे होगी वो यहां से 1.25 से पास करेगी, तो जब 2 पे पहुंचेगी तो 2.5 से पास करेगी, यानी 2,2.5 से ये वाली रे सिमिलर ट्रायंगल बनाते हुए पास करेगी, जबकि इस मिरर की हाइट 2,2 है और जबकि इस दूसरे वाले मिरर की हाइट है 2,3, तो 2,2.25 वाली जो रे है विल नॉट टेक पार्ट, विल नॉट गेट रिफ्लेक्टेड है, तो ये बीच में से पास हो जाएगी, विल नॉट फॉर्म इमेज। तो कुछ रेस जो नीचे वाले मिरर से टकराएंगे वो भी यही इमेज बनाएंगे, ऊपर वाले मिरर से जो रिफ्लेक्ट करेंगे वो भी यही इमेज बनाएंगे, लेकिन इसके बीच में से जो रेस निकल जाएंगे वो इमेज फॉर्म नहीं करेंगे। तो अगर कोई छोटा मिरर दिया है तो बनेगा इमेज वैसा ही जैसा बन रहा है, लेकिन हो सकता है हमको यहां से बैठ के हमारा इमेज ना दिखे, यहां से यहां पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका इमेज इधर बैठे हुए लोगों को तो दिखाई देगा ऐसे टेढ़ा, लेकिन हमको अपना इमेज नहीं दिखेगा, हमको हमारे सामने मिरर होना चाहिए तो दिखेगा। अगर मिरर ऐसे ऊपर रख दे तो मुझे मेरा इमेज नहीं दिखता, कुछ और चीजें दिखती हैं। रियर व्यू ग्लास में ऐसे ही होता है, आपके कार में जो रियर व्यू मिरर होते हैं उसमें अगर आप झांकते हैं तो आपका चेहरा थोड़ी ना दिखता है, आपको तो सड़क दिखती है या पीछे वाली विंडो, रेयर वाला वो तुमको विंड स्क्रीन दिख रहा होता है, या पीछे कार की सीट पे कौन बैठा है वो दिख रहा होता है। अगर आप रियर व्यू मिरर देखते हैं, अगर साइड वाले रियर व्यू मिरर दिखते हैं तो आपको रोड दिखाई देती है। अगर आप अपना चेहरा देखने जाएं तो आपको तो सामने आना पड़ेगा ना। तो अगर मान लीजिए कोई मिरर दिया है, मैं आपको दो चीजें बताता हूं यहां कि अगर कोई मिरर दिया हुआ है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट नहीं है, कहीं और है, तो आप अपना इमेज डायरेक्टली, ये आप है तो आपको अपना इमेज नहीं दिखेगा, तो लेकिन इमेज बनेगा जरूर। कहां बनेगा? मिरर को एक्सटेंड कर दो, और मैंने बोला था मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। सर मिरर पे तो परपेंडिकुलर ही नहीं ड्रॉप हो रहा, मिरर यहां पे है और ऑब्जेक्ट यहां पे परपेंडिकुलर तो हवा से निकल जा रहा है। कोई बात नहीं, मिरर को एक्सटेंड कर दो और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। अगर ये डिस्टेंस x है तो x पे बन जाएगा, लेकिन ये इमेज मुझे दिखेगा नहीं, ये ऐसे जाएगा तो मुझे यहां पे रहेंगे तब जाके मुझे इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पीछे दिखेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए जहां पर रिफ्लेक्टेड रे पहुंच पाते हैं वहां से इमेज दिखता है, इसीलिए एक कॉन्सेप्ट बन के आएगा फील्ड ऑफ व्यू। हाँ, मिरर को टेढ़ा कर देंगे तो ऑब्वियसली तो मिरर के व्यू में आ रहे हो, तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट हो गया फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू मतलब रीजन फ्रॉम वेयर इमेज इज विजिबल, रीजन फ्रॉम वेयर इमेज इज विजिबल, या फिर रीजन वेयर रिफ्लेक्टेड रेज रीच। तो अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज यहां बनना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसका लेंथ L दिया हुआ है, ये सॉरी मिरर का साइज का लेंथ L दिया हुआ है। तो यहां से कोई रे टकराएगा तो टकरा के इधर जाएगा, यानी यहां पे खड़े रहेंगे तो इमेज दिखाई देगा, यहां से रे टकरा के ऊपर जाएगा तो यहां से देखेंगे तो भी इमेज दिखाई देगा, जहां जहां रे पहुंच पा रहा है वहां से देखेंगे तो इमेज दिखेगा। लेकिन अगर मैं यहां खड़े हो जाऊं तो मैं कहता हूं यार मुझे इमेज नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि रे का सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो मिरर के सबसे टॉप पॉइंट पे, तो भी रे यहां से पहुंच पा रहा और हम उस रीजन के बियॉन्ड चले गए, तो हम कहेंगे हम फील्ड ऑफ व्यू के अगर बाहर चले गए तो इसमें ये इमेज नहीं दिखेगा। तो जिस रीजन में हम रहे और मुझे इमेज दिखता रहे उस रीजन का नाम फील्ड ऑफ व्यू बोल दिया है। एक आध बार इसके सवाल आए हैं, देखो ये वही रीजन हो गया। सर यहां पे ये ऐसे बाउंड्री क्यों बना दिया इसके? अरे ये सब जगह इस रीजन में अगर तुम रहोगे, अगर इस लाइन के बियॉन्ड, देखो ये आखिरी वाला लाइन है जो जा रहा है, ये मैंने ज्यादा टेढ़ा बना दिया था,
आखिरी वाला जो लाइन जा रहा है, यानी कि बिल्कुल लाइट रे अगर टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ मिरर से टकरा के या बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ मिरर से टकरा के जिस लाइन पर जाएगा उसके बियॉन्ड अगर आप खड़े हो जाए तो ये जो है आउट ऑफ द फील्ड है। तो आपको यहां से खड़े देखने पर ऑब्जेक्ट तो दिखेगा लेकिन उसका इमेज मिरर में नहीं दिखेगा। ये सारी बातें बड़ी लॉजिकल है कि अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हो और कोई आपका दोस्त उधर खड़ा हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मिरर में दोस्त का रिफ्लेक्शन दिखे, लेकिन अगर वो थोड़ा साइड में अंदर आता जाएगा तो आपको कभी ना कभी उसका रिफ्लेक्शन दिखने लगेगा। तो जिस जगह पर रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो फील्ड ऑफ व्यू हो गया, जहां के बियॉन्ड नहीं दिख रहा है वो फील्ड ऑफ व्यू के बाहर हो गया। फील्ड ऑफ व्यू। अब सवाल कैसे बनते हैं? किसी भी फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कीवर्ड है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल सॉल्व करो, बस यही तरीका है। मैं यहां मेथड लिख देता हूं। फील्ड ऑफ व्यू का सवाल सॉल्व करने का मेथड है सिमिलर ट्रायंगल्स सॉल्व करो। सिमिलर ट्रायंगल्स सॉल्व करो, ध्यान से देखना, सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है a plane mirror m of length L is kept vertically in front of a light bulb at distance d as shown in the figure. A man traveling in straight line path parallel to mirror at distance 2d, यहां पे 2d डिस्टेंस पे यहां पे एक आदमी चलते हुए जा रहा है, ये रामलाल है, ये ऐसे ट्रैवल करता हुआ इस लाइन पर चलता हुआ जा रहा है। बोला कि ऐसा पाथ ए बी का लेंथ बताओ जहां पे उसको इमेज दिखे। किसकी इमेज दिखे? इस बल्ब की इमेज दिखे। तो आपको क्या बोलना है? इस बल्ब से निकलने वाली लाइट रे इस मिरर के टॉप मोस्ट पॉइंट से टकरा के इस ए बी लाइन को जहां तक इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट के बियॉन्ड मुझे बल्ब का रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। तो यह आखिरी बार है जब बल्ब का रिफ्लेक्शन मुझे यहां पीछे दिखने वाला है। ऐसे ही मिरर के सबसे नीचे वाले पॉइंट से टकरा के लाइट रे इस लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो आखिरी पॉइंट है जहां पर मुझे इमेज दिखेगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो लेंथ है वही फील्ड ऑफ व्यू हो गई ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। अब आपको सिमिलर ट्रायंगल सॉल्व करने हैं। तो अगर आप देखें तो आपको यहां पे एक छोटा ट्रायंगल बनेगा। मैं आपको फोटो जो बनाया लाया हूं, ये देखो, लाइट रे निकला और रिफ्लेक्ट हो गया, ये नीचे वाले एंड से टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया। तो मैंने जो लाइन बनाई थी वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, इसलिए मैं उस लाइंस को हटा देता हूं। ये जो बना के लाया था ये बड़ी सीधी सीधी लाइन थी। चलिए, तो आपको दिख रहा है कि यहां पे इमेज बन रहा है। इस इमेज के लिए अब मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूं। ये ट्रायंगल यहां पे लिख दिया, ये ए बी है, यहां सी लिख दिया, सी, ये इमेज है सी, और यहां पे ए डैश बी डैश लिख दिया। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश सी वाला ट्रायंगल और ए बी सी वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि ये सारे एंगल इक्वल होते हैं। नॉर्मल के साथ ये एंगल सेम है तो ये अंदर वाले भी नॉर्मल के साथ सारे एंगल सेम, ये एंगल ये इसके बराबर ये है। तो एंगल्स जो सेम है उससे सिमिलर ट्रायंगल हो गया। छोटे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डी पे रखा है तो इमेज डी पे बनेगा। और बड़े ट्रायंगल का d प्लस डी प्लस 2d यानी बेस 4d है। तो हमने बोला एक छोटा ट्रायंगल है, ये d है, ये l है, और एक बड़ा ट्रायंगल है जिसका ये डिस्टेंस 4d है और ये AB का डिस्टेंस मुझे पता लगाना है। तो आपने कहा AB इज इक्वल टू 4l d बाय l 4d बाय 4l, ये लेंथ निकालना था तो आंसर आ गया। तो मतलब कि AB लाइन पे लेंथ 4l इज फील्ड ऑफ व्यू। सिमिलर ट्रायंगल पर पता चल गया। देखो, ये बल्ब का इमेज बना दिया तो एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा होगा और एक ऐसा ही बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा। ये सेम स्लोप पे आगे चले जा रहा है। बड़े ट्रायंगल में ये d है, ये d है और ये 2d है, यहां से यहां तक 2d है। तो 2d और प्लस d और प्लस d, 4d का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 4d।
ये डी है, ये एल है, तो ये 4D, तो ये 4L होगा। सिमिलर ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो सेम होता है। 3L आंसर नहीं है भाई राहुल। इस तरह का सवाल 2 बार पूछा गया है, तो बहुत सिंपल सवाल है, जल्दी से कर लो। होमवर्क। जैसे ये है, ये 45 डिग्री है, यहां से एक पॉइंट यहां पे टकराएगा लाइट रे, तो हॉरिजॉन्टल निकल जाएगा। देखो जरा ध्यान से, ऐसा वर्टिकल लाइट टकराएगा तो हॉरिजॉन्टल निकल जाएगा, यानी कि पी वाई के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर कहीं पर भी इमेज दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहां से जब टकराएगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से टकराएगा तो वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा का मतलब वॉल के पैरेलल हो जाएगा। तो पी वाई डैश में लाइट रे हर जगह पहुंचेगी, हर जगह। पी वाई डैश ये पैरेलल चला गया ना, तो इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब नीचे की साइड इनफाइनाइट तक इमेज दिख रहा है, ऊपर के साइड डी डिस्टेंस के बियॉन्ड इमेज नहीं दिखेगा। तो ये तो सॉल्व, होमवर्क करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। फॉर ऑल पॉइंट ऑन पी वाई मैन कैन सी इमेज, गलत हो गया। फॉर ऑल पॉइंट ऑफ पी वाई डैश मैन कैन सी द इमेज बट नो फॉर नो पॉइंट ऑन पी वाई ही कैन सी द इमेज, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहां पे डी डिस्टेंस तक दिखेगा, डी के बियॉन्ड नहीं दिखेगा। फॉर ऑल पॉइंट ऑफ पी वाई डैश ही कैन सी द इमेज बट ऑन पी वाई ही कैन सी द इमेज ओनली अप टू डिस्टेंस डी, ही कैन सी द इमेज ओनली अप टू डिस्टेंस डी ऑन ईदर साइड, गलत हो गया। चौथा भी, तीसरा सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। फील्ड ऑफ व्यू निकालेंगे कैसे? चलो ये अभी कर लो भाई, ये वैसे तो मैंने होमवर्क के लिए लिखा था, अभी कर लो आप लोगों को अगर दिक्कत है तो। ये सवाल सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने किया था। एक मिरर है जिसका हाइट डी दिया हुआ है, इससे एल डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से एल डिस्टेंस पे एक वॉल है, ये भी एल डिस्टेंस है, इधर से 2L है, यानी ऑब्जेक्ट से एल डिस्टेंस पे एक वॉल है। क्वेश्चन पूछा वॉल पे फील्ड ऑफ व्यू बताओ, तो आप ये जो ऑब्जेक्ट है ठीक इतना ही पीछे एक एल डिस्टेंस पे इमेज बना लीजिए, और इमेज को एंड पॉइंट से ज्वाइन करते हुए लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। इसका मतलब है आपको इस लाइन पर इस दोनों पॉइंट, जैसे यहां पे मैंने ए डैश बी डैश लिख दिया और यहां पे ए बी लिख दिया, तो बी से ए के बीच में जो लेंथ है वहां पे आपको लाइट रे रिफ्लेक्ट होते टकराते हुए दिख सकता है। यानी इधर से लाइट रे निकला, बीच के किसी पॉइंट से टकराएगा तो बीच में पहुंच जाएगा, बीच के किसी पॉइंट से टकराएगा बीच में पहुंच जाएगा। लेकिन हमें तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पूछे हैं, अगर एक्सट्रीम पॉइंट्स पूछे हैं तो मिरर के एंड पॉइंट से टकरा के लाइट रे किधर जा रहा है तो वो इमेज से आता हुआ ही अपीयर होगा। इसलिए पहले मैं ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता हूं, इमेज से मिरर के एज को ज्वाइन करता हुआ स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, तो एक बड़ा ट्राइंगल बन जाता है और एक छोटा। ये छोटे ट्राइंगल को यहां सी लिख दिया, तो एक ट्राइंगल हो गया ए डैश बी डैश सी। इस छोटे ट्राइंगल को देखोगे तो ये डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस एल है, जबकि बड़े ट्राइंगल को देखोगे जिसमें ये बी है, ये ए है, ये सी है, तो ये डी हो गया और यहां ये एल हो गया, ये एल हो गया और ये भी एल हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां है उसके पीछे एल डिस्टेंस है। एल प्लस एल प्लस एल, ये बेस 3L हो गया। तो बताइए ये हाइट ए बी कितना हो गया? तो हाइट ए बी का डिस्टेंस कुछ x मान लो और आप बोल दो L बाई डी इज इक्वल टू 3L बाई एक्स। या आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं भाई d और l का जो रेशो है x और 3L का भी वही रेशो है, तो अगर बेस ट्रिपल कर दे तो हाइट भी ट्रिपल हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3D। आंसर है 3D। ऑब्जेक्ट का इमेज बनाओ, एज से ज्वाइन करते हुए बड़ा ट्राइंगल बना दो, तो एक पीछे छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है,
तो कभी भी फील्ड ऑफ व्यू का सवाल आए, आपको बोलना है सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर रामलाल का हाइट h है, उसको इमेज देखना है, तो साइज ऑफ मिरर, ये बचपन में पढ़ाया जाता है, इसलिए हम लोग आदमी का हाइट h है तो मिनिमम साइज, इससे ज्यादा साइज का मिरर होगा तो दिख सकती है पूरी हाइट। शोरूम्स में होते हैं बड़े बड़े मिरर लगे रहते हैं, उसमें देखते हो आप अपना पैर से लेकर सर से लेकर टो तक सारी दिखाई देते हैं हाइट का। लेकिन अगर तुम h/2 से छोटा मिरर रखोगे तो या तो पैर का कट जाएगा, इमेज नहीं दिखेगा, या फिर सर का इमेज नहीं दिखेगा, और वो भी अप्रोप्रिएटली लगाना पड़ता है, ऐसे लगाना पड़ता है। ये देखो मिरर है, ये फ्लोर है, आदमी यहां पे खड़ा हो गया, ये रामलाल है यहां खड़ा है, इसका हाइट 170 सेंटीमीटर या h है। इसके सामने जो इमेज दिखने वाला पूरा इमेज है, हम लोग को देखना है कि मिरर का क्या साइज हमारे को रिक्वायर्ड होगा। तो इसकी आंखें कहीं यहां पर है, इस लेवल पे आंखें हैं, यहां ये लेवल पे आंखें हैं, और यहां पे इसके बाल हैं, तो बाल पूरे दिखने चाहिए, और टो भी इसका पूरा, पैर भी दिखना चाहिए इसके शूज तक। तो यानी कि रेज अगर नीचे से चल के जाए तो भी आंखों पे पहुंच जाए, और खोपड़ी से चल के आए तो भी आंखों पे पहुंच जाए। तो हमने ऐसा किया, एक रे टकरा के आंखों में भेज दिया, दिख रहा है क्या, और एक रे पैरों से टकरा के इसकी आंखों में भेज दिया। तो इसके खोपड़ी से जो रे निकला वो भी टकरा के आंखों पे, और जो देखो सर से रे निकला वो आंखों में पहुंच गया, और पैर से जो रे निकला वो भी आंखों पे पहुंच गया। तो पूरा पैर से लेकर सर तक का इमेज पीछे दिखाई देगा। तो अगर आप देखो तो जितने डिस्टेंस पे, यहां से मैं ऐसे बना दूं, ये डिस्टेंस मान लो x है, और मुझे साइज ऑफ मिरर चाहिए कि कितना मिरर का साइज जरूरत है, तो इस मिरर के साइज को मैंने L बोल दिया। जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज बन रहा होगा, तो ये डिस्टेंस भी x होगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया लाइन, ये डिस्टेंस भी x होगा। तो अगर आप छोटा ट्राइंगल देखो, ये आंखों से लेकर ये मिरर तक का ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल, एक छोटा ट्राइंगल देखो और एक बड़ा ट्राइंगल देखो। एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल देखिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि छोटे ट्राइंगल में डिस्टेंस छोटा है x है, और बड़े ट्राइंगल में यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2x है। तो इसका साइज अगर L है तो ये साइज 2L होना चाहिए। 2L का वैल्यू अगर h कर दिया तो L का वैल्यू h/2 हो गया, कहानी खत्म। एक्स्ट्रा मिरर हटा दिया, देखो ये ऊपर नीचे, बस जिस साइज तक मुझे इमेज दिख रहा है उतने साइज तक का ही मुझे मिरर चाहिए, तो ऊपर नीचे का मिरर तोड़ के फेंक दिया, कहानी खत्म हो गई। देखिए क्या ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल चमका, ये ट्राइंगल चमका। तो डिस्टेंस ऑफ मिरर से फर्क नहीं पड़ता, मिरर पास रखो या दूर, ये कहानी ऐसे ही चलेगी। ये मिरर पास ले आओ या दूर ले आओ, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता अगर हाइट h/2 है। लेकिन अगर तुमने इस मिरर को थोड़ा अनयूजुअली ऊपर रख दिया, देखो जब मिरर को ऐसे प्लेस करते हैं तो हमारे टो से लेकर आंखों तक जो ये हाइट है, हमारी आंखों तक जो हाइट है, मिरर का बॉटम बिल्कुल उसके बीच में रहता है, जिससे टो से निकलने वाले रे टकरा के बराबर एंगल बना के जस्ट मेरी आंखों तक पहुंचे। और मेरे सर से लेकर मेरी आंखों तक जितना गैप है, देखो यहां से सर से, खोपड़ी से और आंखों तक, जो भी बिल्कुल स्कल से आंखों तक, बालों से आंखों तक जो गैप है, मान लो ये 6 सेंटीमीटर का गैप है, तो ये 6 सेंटीमीटर के बीचों बीच मिरर का टॉप होना चाहिए। यानी मेरी आंखों से ये बिल्कुल आधा डिस्टेंस ऊपर मिरर होना चाहिए, और यहां से टो का आधा डिस्टेंस नीचे तक।
तो आपको यह बोलना है कि ये अगर डिस्टेंस, ये वाला ऊपर ये जो हाइट है, ये अगर x है तो ये भी x होगा, और सर से लेकर आंखों तक y है तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, y एंड y। तो मिरर का टॉप पॉइंट आंखों और सर के बिल्कुल बीच में होगा, और मिरर का बॉटम पॉइंट आंखों और पैर के बिल्कुल बीच में होगा। ऐसे रखना है। छोटे छोटे पॉइंट से हर तरह के फॉर्मूले लिखते चलते हैं। आज कुछ सवाल डीपीपी में इसके भी आएंगे। नंबर ऑफ इमेजेस फ्रॉम टू मिरर्स, ये टू मिरर्स इन कांटेक्ट है, ऐसे कांटेक्ट में रखा है। तो पहला चीज है, पहला कि नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, वो मैं लिख देता हूं पहले, ठीक है। तो इफ एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस of two mirrors is theta, n is equal to 360 by theta। ये कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट n is equal to 360 by theta। अब तीन चार पॉइंट। पहला पॉइंट, इफ n is even integer then number of image is n minus 1। दूसरा, if n is odd integer then number of image is n minus 1 only if object is kept at theta by 2 between mirrors। दूसरा, नंबर ऑफ इमेज इज n अदरवाइज। और तीसरा है, इफ n इज नॉन इंटीजर, यानी कि फ्रैक्शन के साथ वाला नंबर है, तो इंटीजर नहीं है, तो नंबर ऑफ इमेज इज उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बना दो। यहां पे नंबर ऑफ इमेज n माइनस 1 भी हो सकता है और n भी हो सकता है। अगर बिल्कुल सिमिट्रिकली थीटा बाई 2 पे रखा है तो n माइनस 1 बोलना है, अगर किसी भी और लेफ्ट राइट में रख दिया तो n बोलना है। मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूं। मान लीजिए थीटा का वैल्यू 72 डिग्री है, तो आपने पहले n कैलकुलेट करा तो 360 बाई 72 कर दिया, 360 डिग्री बाई 72 डिग्री, इससे आंसर 5 आया। तो आपकी नंबर ऑफ इमेज का अभी आपको आइडिया नहीं है, n का वैल्यू ऑड आ गया। तो ऑड इंटीजर होने पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो n माइनस 1 आंसर लिखना है या n आंसर लिखना है। तो सवाल पढ़ोगे कि अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट थीटा इक्वल टू 36 डिग्री। मतलब इस मिरर से जितने एंगल पे रखा है, दूसरे मिरर से भी सेम एंगल पे रखा है, दोनों मिरर से बराबर एंगल पे रखा है। पूरा एंगल 72 डिग्री था, 36 बराबर। तो हम बोलते हैं इसमें सिमिट्रिकली रख दिया ऑब्जेक्ट को। जब सिमिट्रिकली ऑब्जेक्ट रख दोगे तो एक इमेज कोइंसाइडिंग हो जाएगा आपस में, तो एक इमेज गैप कर दो। तो आपको नंबर ऑफ इमेज इस सवाल का आंसर बोलना है n माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 4। अगर ऑब्जेक्ट एक साइड से 30 डिग्री और दूसरे साइड से 42 डिग्री पे रखा होता, यानी थीटा और अल्फा सेम नहीं होता, मतलब थीटा बाई 2 और अल्फा सेम नहीं है, इधर से ज्यादा एंगल बन रहा, उधर से कम एंगल बन रहा, ऐसा दिया होता, तो फिर नंबर ऑफ इमेज को 5 ही लिखते। अब ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं आपको, है इसमें जबरदस्ती का कोई कानून नहीं लगाना है।
राइट हैंड में क्यों पहनते हो घड़ी? वाह, क्या सवाल पूछा। आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है। बोल रहे सब घचड़ पचड़ हो गया, बहुत पास पास लिख दिया है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। अब यहां पे एक बात बताता हूं आपको, सारे इमेज देखने के लिए ऑल इमेजेस विल लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर एट point of intersection of mirrors और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम होते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। खेल समझ लो, यहां पे दो मिरर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट हैं, तो जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां सेंटर बनाओ और वहां से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को रेडियस, और इस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लो। इस रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लो। जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो सारे इमेज इस सर्कल पे ही लाई करेंगे। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कितने इमेज बनाने हैं? अरे भैया ये पूरा एंगल तुम्हें पता है, उस पूरे एंगल को 360 बाय थीटा में रखोगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जैसे सर अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो क्या होगा, तो हमने बोला एन का वैल्यू लिखना है 360 बाय थीटा, आंसर आया 6, तो नंबर ऑफ इमेज लिख देने हैं 5। तो सर ये 5 इमेज कैसे लोकेट करें? 5 इमेज हो गया। तो आपको जो 60 डिग्री का है और जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहां से इंटरसेक्शन तक का रेडियस लो और रेडियस आर का सर्कल ड्रॉ कर दो। तो पहले मिरर पे जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो पहला इमेज आ जाएगा मेड बाय मिरर 1। दूसरे मिरर पे जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और सर्कल को कहीं कट करेगा तो वो सेकेंड इमेज आ जाएगा, इमेज फॉर्म बाय सेकेंड मिरर I2। फिर आप कहेंगे कि जो पहला इमेज है वो सेकेंड मिरर के सामने है, तो इससे परपेंडिकुलर अब आप ड्रॉ कर दो सेकेंड मिरर पे, तो ये सेकेंडरी इमेज बन गया। इसको हम बोलते हैं I12, यानी I1 का इमेज है मेड बाय 2 है। तो आपने क्या बोलना है कि पहला इमेज जो बनाया फर्स्ट मिरर ने, वो इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड मिरर। तो देखो मैंने सेकेंड मिरर पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उतना ही परपेंडिकुलर पीछे चले गए। सर सेम डिस्टेंस पे ही मिलेगा, ये कैसे पता? अबे सर्कल का हर पॉइंट सेंटर से बराबर है, तो ये बराबर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बराबर होंगे। तो यहां पे एक सेकेंडरी इमेज बन गया जो कि सक्सेसिव रिफ्लेक्शन से आया था, यानी फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रे सेकेंड मिरर पे टकराई है, उससे ये करस्पॉन्डिंग इमेज बनेगा। ऐसे ही जो फर्स्ट इमेज बनाया था सेकेंड मिरर ने, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे इस फर्स्ट वाले मिरर पे, ये जो I2 है इस पर फर्स्ट वाले मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे, तो यहां से टक 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 टक। तो आप अगर इससे नीचे आएंगे तो ये I21 हो जाएगा, यानी कि I2 का इमेज फर्स्ट मिरर ने बनाया। ऐसे ही अब उल्टा और करते जाओ, अल्टरनेट, इसको एक्सटेंड कर दो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इस मिरर को एक्सटेंड कर दो और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। जहां इंटरसेक्ट किया वहां पे 2 1 2 हो गया, इसको एक्सटेंड करा और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ऐसे नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ते चले जाएंगे। बस ये इमेज ऐसे घुस के
एक दूसरे पे मर्ज नहीं हो सकते, मतलब ये ऐसे यहां तक जाना है कि बस इसके अंदर ना चला जाए और इसके अंदर। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो हजारों बनाते चले जाएंगे, नहीं, ये आगे आगे जब इमेज चलता जाएगा, जैसे अब जो है ये इमेज, जो अब इस इमेज का इमेज बनाएंगे तो इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये वापस लौटने लगेगा, वापस नहीं लौटना चाहिए, एक साइड से आगे बढ़े, दूसरे साइड से आगे बढ़े और फिर अंदर नहीं जाए, वहां तक ही चलेगा बस। पार्थ शुक्ला मुझे अलग से मैसेज भेज देना, पार्थ शुक्ला मुझे अलग से मैसेज भेज देना, आप जो कह रहे हैं मैं कर दूंगा। चलिए आप, सर ये सबसे फायदा क्या है, फायदा नुकसान की बात नहीं है, बस ऐसे इमेज फॉर्मेशन होता है, आप कर सकते हैं। कभी इमेज फॉर्मेशन पूछ लिया कि कैसे कैसे हो रहा है तो कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा सवाल पूछने का चांस भी बहुत कम है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल कराता हूं आपको, देखो सवाल समझना। यहां पे रिफ्लेक्टिंग साइड्स के बीच में एंगल नहीं दिया है, लेकिन पीछे का एंगल अल्फा दिया, ये अल्फा एंगल गिवन है। देखो सवाल क्या लिखा है, डिटरमाइन द सेपरेशन बिटवीन टू इमेजेस। ये कोई भी सॉल्व करो जरा, फिर से सुनो। इस सवाल में एक प्लेन मिरर इधर है, एक प्लेन मिरर इधर है, इन दोनों प्लेन मिरर के यहां पे एंगल अल्फा दिया है। आप कहेंगे यहां पे अल्फा है सर, यहां पे तो 180 माइनस अल्फा हो गया, ठीक बात। मान लो कि अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री से कम है तो ये एंगल 120 डिग्री से ज्यादा होगा, ये एंगल 120 डिग्री से ज्यादा होगा। 360 डिवाइडेड बाय थीटा ग्रेटर देन 120 कर दें तो आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा। जब आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो नंबर ऑफ इमेज 2 हो जाएंगे। हमने यहां पे मान लिया कि अल्फा इज लेस देन 60 डिग्री है, यानी 180 माइनस अल्फा का वैल्यू 120 से बड़ा है। तो 360 डिवाइडेड बाय एनी एंगल विच इज मोर देन 120 विल गिव अस आंसर 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग का नंबर ऑफ इमेज 2 है, तो 2 नंबर ऑफ इमेज है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड सेपरेशन बिटवीन टू इमेजेस, यानी दो ही बन रही हैं और दोनों इमेज के बीच का गैप बना दो। तो मैंने इस जैसे फोटो बना हुआ है उसमें देखेंगे आप, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पहले मिरर पे जिससे मुझे एक इमेज बन गया I1। ऐसे ही दूसरे मिरर को एक्सटेंड कर दिया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये दूसरे मिरर को एक्सटेंड कर दिया और दूसरे मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो जाके सर्कल को जहां इंटरसेक्ट किया वहां पे I2 बन गया। सवाल पूछा I1 और I2 इस ऑब्जेक्ट के दो इमेज हैं, इस कॉर्नर से ये भी 2 मीटर दूर है, ये भी 2 मीटर दूर है, तो ये I1 I2 के बीच में गैप कितना है। I1 और I2 के बीच में गैप सॉल्व करो जरा। मैंने, अब देखो सवाल ये था, ये तो सर्कल मैंने बनाया भाई, ये हमने ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, इस कॉर्नर से 2 मीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने कहा इसके दो इमेज बनेंगे, तो पहले आपने क्या किया, इसी 2 मीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इस परपेंडिकुलर को ड्रॉप किया पहले मिरर पे, तो जहां पे पहला सर्कल इंटरसेक्शन आया वो हो गया पहला इमेज। दूसरा मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, किसको, सेकंड मिरर को, ये सेकंड मिरर है, इसको एक्सटेंड कर दिया और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इस मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो सर्कल को कहीं इंटरसेक्ट किया, उसको I2 लिख दिया। तो आपने कहा दो इमेज बन रहे हैं I1 और I2, मैंने पूछा ये I1 I2 के बीच में गैप कितना है। ये एक परपेंडिकुलर तुमने एक मिरर पे डाला है, दूसरा परपेंडिकुलर दूसरे मिरर पे पुट किया है। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये एंगल अल्फा के टर्म्स में आंसर आएगा भाई, अल्फा के टर्म्स में आंसर आएगा। 3 मीटर 4 मीटर ऐसे आंसर नहीं आएगा, तुम अल्फा का वैल्यू
जानते नहीं हो अल्फा के टर्म्स में आंसर लिखना। अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री से कम है, अल्फा इज लेस देन 60 डिग्री, बट आंसर विल कम इन टर्म्स ऑफ अल्फा। इस सेंटर से ये दोनों इमेज को ज्वाइन कर दे, इस सेंटर से दोनों इमेज को ज्वाइन कर दे, तो ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। अल्फा के टर्म्स में आंसर आएगा भाई, आंसर वुड कम इन टर्म्स ऑफ अल्फा। चलिए एक बात ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट था यहां पे पहले मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये फर्स्ट इमेज पर जाके ज्वाइन हुआ, और सेकंड मिरर पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो सेकंड इमेज पे ज्वाइन हुआ। ये दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का जो एंगल है ये अल्फा ही है, जो दोनों मिरर के बीच का एंगल है। सर ये कैसे पता चला? ये बड़ा सिंपल लॉजिक से ही हम कह सकते हैं। दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल होगा। क्या यह बात कोई समझ पाया? आप अगर 2 मिनट रुक के सोचोगे तो मैंने जो बोला वो बात बिल्कुल सच है, आप समझ गए होगे। एक बार ट्राई करता हूं। मान लीजिए एक मिरर है, ये उसका परपेंडिकुलर है, ये दूसरा मिरर है, ये उसका परपेंडिकुलर है। तो दोनों मिरर के, देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, यहां 90 है, ये भी 90 है, तो अगर दोनों मिरर के बीच में यहां पे एंगल अल्फा है तो ये एंगल 180 माइनस अल्फा होगा, तो ये दोनों का सम भी 180 होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 180 है। तो एक मिरर का जो एंगल बनेगा ये अल्फा, तो दोनों परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल बनेगा अल्फा। ये बात समझ गए क्या? तो मुझे यह पता चल गया कि एक परपेंडिकुलर से पहला इमेज आया था, दूसरे परपेंडिकुलर से दूसरा इमेज आया था, दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच में वही एंगल है जो इन दोनों मिरर के बीच में अल्फा। तो ये दो परपेंडिकुलर यानी दोनों इमेज से जो लाइन यहां ऑब्जेक्ट पर जा रही है वो अल्फा एंगल है। एक आपने सिचुएशन और पढ़ी होगी मैथ्स में कि अगर किसी कॉर्ड से सर्कल के एज पे एंगल अल्फा बने तो उसी कॉर्ड से सर्कल के सेंटर पे एंगल 2 अल्फा बनता है। ऐसा कभी सुना है? जिस कॉर्ड से I1 I2 के जिस कॉर्ड से अगर सर्कल पे एंगल अल्फा बने तो सेंटर पे टोटल एंगल 2 अल्फा बनेगा। तो अब यह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि मुझे यह पता चल गया कि एंगल बिटवीन द कॉर्ड्स या जो रेडियस पासिंग थ्रू I1 एंड I2 मीटिंग एट सेंटर इज फॉर्मिंग एंगल 2 अल्फा एट द सेंटर। बस कहानी खत्म। अब मैं जल्दी से आपको एक ट्रायंगल दिखाता हूं। मान लीजिए एक I1 इमेज यहां है, एक I2 इमेज यहां है, यह भी 2 मीटर की लाइन है, यह भी 2 मीटर की लाइन है और यह सेंटर है और यहां एंगल 2 अल्फा बन रहा है। मैंने ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यह आइसोसेलेस ट्रायंगल अपने आप इक्विलेटरल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो यहां पे आ गया 2 साइन अल्फा, ये भी है 2 साइन अल्फा, ये 90 डिग्री हो गया। तो बताइए I1 से I2 का टोटल डिस्टेंस क्या हो गया?
प्रोवाइडेड ये जो मैंने बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इधर भी अल्फा हो गया, इधर भी अल्फा हो गया, तो ये 2 साइन अल्फा और ये भी 2 साइन अल्फा। तो I1 से I2 का जो गैप है उसका आंसर आ गया 2 साइन अल्फा का डबल 4 साइन अल्फा आंसर। होमवर्क है खुद करना, ये मल्टीपल सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। चलो मैं करा देता हूं, मुझे शर्म आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो तुम लोग रोने लगो। देखो ये रामलाल है, तो रामलाल एक मिरर से 2 मीटर दूर है, तो इस रामलाल का इस L1 वाले मिरर से जो पहला इमेज बनेगा वो 2 मीटर दूर बनेगा, और इस रामलाल का L2 वाले मिरर से जो इमेज बनेगा वो 1 मीटर दूर बनेगा। तो ये पहला इमेज है L2 से और ये पहला इमेज है L1 से। ऐसा हो गया। अब सवाल में लिखा है 2 मिरर्स लेबल्ड L1 फॉर द लेफ्ट मिरर, L2 फॉर द राइट मिरर इन द फिगर पैरेलल टू ईच अदर 3 मीटर अपार्ट। A person standing 1 meter from right mirror looks into the mirror, sees the series of image second nearest image in the right mirror। तो ये तो फर्स्ट नियरेस्ट इमेज हो गई राइट मिरर में। अब इस फर्स्ट इमेज ऑफ L1 will act as second object of L2। तो फर्स्ट इमेज in L1 will act as second object for L2। तो ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है और ये 1 मीटर है, तो इस L2 से दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया 5 मीटर आगे, तो यहां से 5 मीटर पर एक इमेज बना देते हैं 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। अब पूछ रहा है ये रामलाल से कितना दूर इसका सेकंड इमेज बनेगा, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर या मैन इज 5 + 1 6 मीटर। फर्स्ट इमेज मेड बाय L1 विल ऑल्सो एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर L2। हमें L2 में पूछा है इमेज कहां बनेगा, तो आपको जो डिस्टेंस दिख रहा है इसका 2 मीटर पीछे बनना था, 2 + 2 4 हो गया, ये 1 हो गया 5, तो मिरर से 5 मीटर आगे यानी मिरर से 5 मीटर अंदर ऐसे इमेज बन जाएगा। तो ये आदमी कहेगा 5 मीटर मिरर से और मेरे से कितना दूर, तो 1 + 5 6 मीटर फ्रॉम द पर्सन हो गया, 6 मीटर आंसर लिख दिया। फटाफट देख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा सिंपल है। ये मिरर का वेलोसिटी है अलोंग नॉर्मल, अलोंग नॉर्मल। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है V1 एंड V2। V1 है अलोंग नॉर्मल और V2 है अलोंग टेंजेंट, यानी कि पैरेलल टू मिरर। ये परपेंडिकुलर टू मिरर। पहला रूल है कि इमेज के वेलोसिटी में 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक पैरेलल वाला और एक परपेंडिकुलर वाला। पैरेलल वाला कंपोनेंट तो वही लिख देना है जो ऑब्जेक्ट का था, तो पैरेलल टू मिरर वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट।
कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक मिरर के परपेंडिकुलर और एक मिरर के पैरेलल। पैरेलल वाला कंपोनेंट एज इट इज इमेज को दे दो, जो भी ऑब्जेक्ट का मिरर के प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट है वो उठा के एज इट इज दे दो, तो ये वाला वेलोसिटी तो v2 हो जाएगा, जो दिखा है वही यहां लिख देना। और जो परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर, उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, वो है ये 2vm माइनस vo। जो भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो v1 था, तो 2vm माइनस v1 कर दीजिए, 2vm माइनस v1 या 2vm माइनस vo। ये वेलोसिटी है अलोंग द नॉर्मल। वेलोसिटी ऑफ मिरर के दो कंपोनेंट हैं, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के दो कंपोनेंट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के दो कंपोनेंट्स हैं। एक वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट है मिरर के पैरेलल और दूसरा है मिरर के परपेंडिकुलर। पैरेलल वाला वेलोसिटी तो एज इट इज दे देना है, पैरेलल वाला हमेशा एज इट इज दे दीजिए, और परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी अपोजिट कर दीजिए, माइनस vi माइनस v1, और मिरर का वेलोसिटी डबल करके और दे दो, तो 2vm माइनस vo, 2vm माइनस vo, ये वाला याद रखना है। तो वेलोसिटी इमेज की दो हैं, 2vm माइनस vo, और वेलोसिटी ऑफ इमेज की दूसरी है vo। ये है अलोंग द मिरर, पैरेलल टू मिरर, और ये जो ऊपर वाला डिब्बा है ये परपेंडिकुलर टू मिरर। ये नीचे वाला जो डिब्बा है पैरेलल टू, दोनों अलग अलग दिमाग में रखिए और फिर दोनों को वेक्टर सम कर दीजिए, नेट वेलोसिटी आ जाएगा भाई। नेट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी और पैरेलल वाला वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। एक सवाल देखो, ठीक है भाई। अभी मैं माइक को थोड़ा ज्यादा पास ले आया था इसलिए ऐसी आवाज आ गई थी, कोई बात नहीं। अब करते हैं, अब ठीक हो जाएगी आवाज, घबराओ नहीं। सवाल करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं धीरे धीरे, और सब लोग सॉल्व करना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। आदर्श भाई थोड़ा तमीज में बात करो, टीचर हूं मैं। चलिए, द रिफ्लेक्शन सरफेस ऑफ प्लेन मिरर इज वर्टिकल, a particle is projected in vertical plane which is also perpendicular to mirror. The initial velocity of the particle is 10 meter per second, angle of projection is 60 degree, point of projection is at a distance 5 meter from the mirror, particle moves towards the mirror, just before the particle touches the mirror, velocity of approach of particle and its image is। देखो, इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्व नहीं करना है, ये नहीं कि सर पहले हम निकालेंगे कि कितनी देर बाद ये टकराएगा, उस समय कितने वेलोसिटी से चलेगा, कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सवाल में लिखा है कि मिरर वर्टिकल है और पार्टिकल को मैंने ऐसा थीटा एंगल पे यानी 60 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया है। तो जैसे ही आप फेंक दोगे तो इसके दो वेलोसिटी हो जाएंगे, 10 cos 60
और 10 sin 60। तो इस मोमेंट पर भी अगर मैं इमेज का वेलोसिटी निकालूं तो यहां पे तो अपोजिट हो जाएगा, -10 cos 60 और ये हो जाएगा 10 sin 60, क्योंकि मैंने आपको बोला जो वेलोसिटी मिरर के पैरेलल होती है उसमें चेंज नहीं होता। अगर मैं इनका रिलेटिव वेलोसिटी पूछूं तो 10 cos 60 और -10 cos 60 का रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 20 cos 60, और 10 sin 60 और sin 60 पैरेलल वाले क्योंकि बदलते नहीं, रिलेटिव लेते ही कैंसिल हो जाएंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये है। दूसरी है कि सर ये तो इनिशियल का रिलेटिव निकाल दिया, यहां तो बाद का रिलेटिव पूछा है, तो बाद का वेलोसिटी लेना चाहिए था। मैं कह रहा हूं मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पार्टिकल कैसे भी उड़ के जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 10 cos 60 ही रहेगा और वर्टिकल वेलोसिटी कुछ v हो जाएगा। तो जब ये भी उड़ के यहां पहुंचेगा तो इसका हॉरिजॉन्टल 10 cos 60 होगा और वर्टिकल v हो जाएगा। अगर इनका अप्रोच लेंगे तो भी v हमेशा ही कट जाएगा, मतलब इवन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज आस्क्ड फॉर अ लेटर टाइम, तो भी 10 cos 60 तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो इनका रिलेटिव में ही कंट्रीब्यूशन है, v से v तो अब हमेशा ही कट जाएगा। तो क्या हमारा आंसर हमेशा 20 cos 60 है, cos 60 1/2 होता है, तो आंसर 10 हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, कितने वेलोसिटी से पास आ रहे हैं। आदर्श कौन है ये पता नहीं, किसी ने पूछा आदर्श कौन है। आदर्श कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ अजीबोगरीब बात लिख रहा था तो मैंने ब्लॉक कर दिया। बेचारा देख रहा होगा वीडियो लेकिन ब्लॉक हो गया उसका चैट। कृष कुमार कह रहे हैं नाम ले लो मेरा, वाह। ये वाला अभी भी चल रहा है, ये वाला भूत अभी भी चल रहा है, सर मेरा नाम ले लीजिए, वाह 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 वाह। होमवर्क, चलिए फटाफट स्फेरिकल मिरर देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर, देखो स्फेरिकल मिरर का आज ज्यादा गहराई में जाएंगे नहीं, ना ही बहुत फॉर्मूले करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक स्फीयर के अंदर मैंने एक ऐसा हिस्सा कट कर देना जो बाउल जैसा दिखे, तो स्फेरिकल मिरर का क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमको ऐसा दिखता है, लेकिन स्फेरिकल मिरर ऐसा होता नहीं है। स्फेरिकल मिरर हमेशा बाउल जैसा होवत है। अब इसके आउटर सरफेस को अगर सिल्वर कर दो, यानी कि कवर कर दो, सिल्वर फॉइल आउटर सरफेस पे लगा दो और अंदर के सरफेस से रिफ्लेक्शन देखोगे, यानी बाहर पॉलिश कर दो और अंदर से रिफ्लेक्शन देखो, और बाहर ब्लॉक कर दो, तो अंदर से रिफ्लेक्शन देखने पर इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर यही बाउल को अंदर से ब्लॉक कर दो और बाहर से रिफ्लेक्शन देखो, कॉन्वेक्स मिरर। थोड़ा तेज ही चलेंगे भाई, ये सब चीजें सीखने थोड़ी ना सर कॉनकेव किसको कहते हैं, कॉन्वेक्स किसको कहते हैं। एक पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, मैंने एक बार मैंने देखा, एक बार सवाल में कि एक सवाल में एक मिरर था। आज ना आपको वेलोसिटी के बहुत सारे सवाल मिलेंगे, हालांकि मैंने एक ही कराया है, लेकिन वेलोसिटी के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब आप अपना भी करेंगे। मैं वेलोसिटी का एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, आप नोट करो। क्या है कि वेलोसिटी के सवाल का आज डीपीपी आ रहा है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वेलोसिटी के ही हैं, तो कुछ बच्चे कहेंगे कराया एक दे दिए 100, हम क्या करें, हम बर्बाद हो गए। एक सवाल वेलोसिटी का और कर लेते हैं। देखो ये एक पार्टिकल, एक मिरर है जो चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, 1 मीटर पर सेकेंड से।
और एक पार्टिकल है जो 37 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है। अभी अभी आपको पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, जरा सॉल्व करो। आप एक बार सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज ऐसा पूछा है, पार्टिकल को फेंका है, तो जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे, पहला काम है कंपोनेंट करना। ये वेलोसिटी 8 हो गया, ये वेलोसिटी 6 हो गया, तुरंत कंपोनेंट कर दो 8 एंड 6। अब 8 को पलट के इसको दे दो ऐसे, 8 का इधर 8, और वेलोसिटी ऑफ मिरर का डबल करके इसको दे दो ऐसे, 2 हो गया, और 6 विल रिमेन 6। देखो आप समझ लो, 8 जो भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका अपोजिट मिल जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ मिरर का डबल मिल जाएगा। तो हमने बोला वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर यानी कि 2 आई कैप और माइनस 8 आई कैप, ये आ जाएगा माइनस 6 आई कैप। ये परपेंडिकुलर वाला हो गया। और वेलोसिटी ऑफ इमेज, अब दो पैरेलल वाला निकाल रहे हैं तो 6 जे कैप है, तो वही वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा 6 जे कैप। तो हमारा जो फाइनल आंसर वेलोसिटी ऑफ इमेज का आया वो आया माइनस 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप, यानी 6√2 वेलोसिटी हो गया 45 डिग्री के एंगल पे। देखिए भाई, ठीक बात। वैसे समय समाप्ति हो गई, लेकिन मैं एक चीज यहां पे बताना चाह रहा था कि अगर कोई कहे कि जैसे ये मिरर है, तो ये जो बाउल है इसका सेंटर पॉइंट, यानी बाउल को अगर टेबल पे रख दो तो टेबल पे जो सेंटर पॉइंट आया उसको हम जियोमेट्रिकल सेंटर बोल रहे हैं। जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ बाउल, ये जो मिरर है इट इज कॉल्ड पोल। तो पोल किसको कह रहे हैं? जो बाउल का सेंटर यानी पूरे शेप का अगर सेंटर पे उसको रख दो टेबल पे, तो टेबल पे जिस पॉइंट पर नीचे टच करता है वो पूरे शेप का सेंटर पॉइंट हो गया, उसी को बोल रहे हैं पोल, ज्योमेट्रिकल सेंटर। यानी इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां, इस तरीके से पोल है। अगर कोई कहता है मैंने मिरर को तोड़ दिया, तो आप देखो कई लोग इसमें गलती करते हैं, मिरर को ऐसा इमेजिन करते हैं। किसी ने बोला मैंने मिरर को यहां से तोड़ दिया, तो बोलते सर ये और ये 2 मिरर हो गए, तो जो मिरर का हिस्सा दिखता है उसके मिड पॉइंट को पोल बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं होता। जो मिरर का हिस्सा दिखता है उनको इमेजिन होता है कि मिरर एक सर्कुलर आर्क है और किसी आर्क का मिड पॉइंट पोल हो गया, तो ऊपर की आर्क है तो उसका मिड पॉइंट पोल हो जाएगा, नीचे की आर्क है तो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। नहीं, अगर मिरर को तोड़ दोगे तो भी वो बाउल का शेप चेंज नहीं होता। इसका मतलब है अगर मैं आपको आधा बाउल दिखा दूं, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझना, ये आधा बाउल है, मैंने बोला इस मिरर को तोड़ दिया तो यहां पोल नहीं जाएगा, इस मिरर को एक्सटेंड करके उसको पूरा बाउल बनाना पड़ेगा, और पूरा बाउल बना के जहां पे पोल होता था पूरे बाउल का वहीं पोल लेना पड़ेगा। समझ गए क्या?
तो मिरर को ब्रेक करने से उसका पोल गायब नहीं होता और शिफ्ट भी नहीं होता। अगर मिरर आपको अधूरा दिख रहा है, आपने कहा ये मिरर इतना दिख रहा है, मैंने तोड़ दिया, तोड़ के आधा निकाल दिया, तो आप कहेंगे ये जो बाउल है ना, ये आधा कट गया, ऐसे हो गया है। आपको 3 डायमेंशनल कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो आप इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको पूरा बाउल बना लेंगे, और पूरा बाउल बना के देखेंगे तो पूरे बाउल के ज्योमेट्रिकल सेंटर वाला पॉइंट वही रहेगा जहां पे आधे बाउल का था। इसलिए कोई मिरर को तोड़ता है तो आपको उसको हाफ नहीं करना है। ठीक है, आज के लिए कहानी खत्म। नमस्कार।